तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता है कि मैं ऑलरेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, सबके लिए ऑलरेडी बना रहा हूँ वीडियोस बहुत सारी। तो अब मैंने एक नया इनिशिएटिव लेने का सोचा है कि जिसमें हम करेंगे पॉडकास्ट वीकली सैटरडे संडेज को, जिसमें हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या और भी जो प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो सीनियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ बातें किया करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा और क्या क्या किया। बेसिकली हम उनकी प्लेसमेंट जर्नी जानेंगे ताकि आपको हर एक जो आपके सीनियर प्लेस्ड हुए हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करें जो हमने रिपीट करी है। तो अभी हम बेसिकली आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट होगा, पहला पॉडकास्ट होगा जिसका होस्ट एंड दोस्त मैं हूँ, आपका अपना एफर्ट टू ट्रेवल से ब्रिजेश, आपका होस्ट। हमारा ये पहला पॉडकास्ट होस्ट करूंगा। आज के हमारे गेस्ट होंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रांशु जयपुरिया, जो कि 2020 बैच से पास आउट है और इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है, जिनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। दूसरे गेस्ट जो आज हमारे साथ होंगे वो होंगे सूरज कुमार गुप्ता। वो भी 2020 बैच पास आउट हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। एंड आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि दोनों के दोनों आईटी ब्रांचेस से हैं। तो आज के हमारे गेस्ट के लिए आप एक लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, और अगर आपको इनको फॉलो करना होगा तो आप लिंक्डइन और इनके इंस्टाग्राम के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और इनसे अगर कोई गाइडेंस वगैरह आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो अभी हम अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे, तो सब लोग वेलकम ज़रूर लिख देना और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। सो हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को थैंक यू कि आपने अपना समय दिया आज की इस पॉडकास्ट के लिए। आप आज का ये हमारा पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें हमारे पास दो गेस्ट हैं, प्रांशु जयपुरिया भैया एंड सूरज कुमार गुप्ता। ये दोनों ही मेरे सीनियर्स हैं, 2020 पास आउट्स हैं। दोनों ही कॉलेज से कैंपस प्लेस्ड हैं और अच्छी कंपनियों में प्लेस्ड हैं। तो भैया मैं भी इसी साल पास आउट हुआ हूँ 2021 में, आपसे एक साल जूनियर हूँ। और आज जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे तो वो सब आपके सुपर सुपर जूनियर्स होंगे, मतलब कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, जिनके मन में ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जो हमारे मन में भी थे जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे कि हमारी प्लेसमेंट होगी भी कि नहीं, हम प्राइवेट कॉलेज में आ गए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं। तो ये सब डाउट्स उनके मन में हैं। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे कमेंट्स करे, जिसके वजह से आज हम ये पॉडकास्ट वाली सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके आज के आप दोनों हमारे पहले गेस्ट हो। आपकी मैंने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को खुद बता दें, अपनी एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ये पॉडकास्ट। Okay, so I'll go first. Uh, so, as you know, my name is Pranshu, and I'm from 2016 batch. और पिछले साल ही मैं पास आउट हुआ हूँ and I am currently placed in Microsoft and I do the role of support engineer and uh, so basically थोड़ा बहुत अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसी क्या मतलब मेरा अप्रोच रहता है ज़्यादातर, तो जब मैं काम करता हूँ सो आई सपोर्ट आउटलुक, एक्सचेंज ऑनलाइन एंड जितना भी तुम लोगों का ईमेल वाला सिस्टम होता है, सो जितना भी ईमेलिंग का सिस्टम होता है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस होती है, तो वो सब मैं देखता हूँ। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे सेशन एंड सूरज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऐसे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड स्पेशली फर्स्ट पॉडकास्ट दैट इज़ वेरी ग्रेट। थैंक यू। एंड पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सारे जूनियर्स को कि सीरियस होके वीडियो मत देखना क्योंकि देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट कॉलेज लाइफ। यस, वन थिंग दैट बेसिकली वी नीड टू फोकस ऑन इज आवर प्लेसमेंट्स, एंड ऑब्वियसली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग. So that is there. Okay, so talking about my background, I was selected in Cognizant first, and now I'm working in IBM. I shifted after 1 year. So basically, whatever bank softwares and ERP systems that our college uses, many other institutions यूज करते हैं. आप अगर ज्वाइन करोगे कोई भी कॉर्पोरेट तो आपको एक ERP सिस्टम दिखेगा एक्टिव उनके सिस्टम में. सो आई वर्क ऑन दैट टेक्नोलॉजी, एंड that's all about my work. And so today we are talking about college and all these things, so we'll enjoy and we'll have a good conversation. Thanks. थैंक यू भैया।
तो अभी सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जिसको इन भैयाओं को फॉलो करना है, लिंक्डइन के और इंस्टाग्राम के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों को जाके आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद अभी हम भैया स्टार्ट करेंगे कि अभी जो बच्चे हमको देख रहे हैं तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अपनी 12th पास कर गए हैं, जिन्होंने सीएससी ले ली है, जिनको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे कि जब मैं भी 12th में था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को चूज़ क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कोई गोल ही नहीं था। मैंने वैसे ही सीएससी ले ली थी, है ना, और वैसे ही 3-4 साल बिता दिए क्योंकि अच्छी गाइडेंस नहीं थी। तो वैसे ही पढ़ा भी नहीं, प्लेसमेंट के टाइम पे बस थर्ड ईयर में आके मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और उसके बेसिस पे ही विप्रो में प्लेस हो गया, या कैपजिम नहीं, 2-3 ऑफर्स आए थे तो विप्रो चूज कर ली। तो ऐसी अभी जो मैं चाहता हूँ कि जो हमने गलतियां की है, वो जो हमारे जूनियर्स है वो ऐसी गलतियां ना करें। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि जब आप 11th-12th में थे, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, जो सभी जूनियर्स के मन में भी है, अभी भी है, कि जब आप 11th-12th में थे, क्या आपको पता था कि आपको मतलब आपने जो अपनी 11th में नॉन मेडिकल चूज करी होगी, तो क्या आपने आपका पहले से डिसाइडेड था कि हमने नॉन मेडिकल लेनी है क्योंकि हमको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, कि वो कुछ और गोल से आपने नॉन मेडिकल चूज करी थी? अगर मैं पहले बोलूँ तो मैंने मेडिकल ली थी, बट स्टिल आई एम इन इंजीनियरिंग. आई डिड इंजीनियरिंग एंड टुडे आई एम एन इंजीनियर. So it was very random for me. I had not decided. मेरे को खुद नहीं पता था what I will be taking up after my 12th. First, I wanted to become a pilot. Second, I wanted to become a doctor. And today, I am an engineer. So it is very random. And I know 80% of the population studying in class 10, 11, 12, they are at the same stage. They are also very not sure about their ambitions or what they want to take up. All they know is giving up one exam, that is JEE Mains and JEE Advanced, to get into IIT. But out of 100 people, only 10 people are going through that. So it is very random, and all about 80% have those random thoughts. So tension लेने की बात नहीं है. Engineering also has a vast area. It's not just computer science engineering. As per your interest, you can go in any field. But yes, it has an advantage. अगर आपके पहले से मोटिव है 11th और 12th में कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, go ahead. But जिनका नहीं है, you can try many other things as well. It's not that engineering is the first thing you should take up if you want to have a good career. It's never like that. Don't think in that way. सो 11-12 में मेरा बस थॉट यही था कि हाँ, मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था. दो आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टुडे, आई हैड computer was not my subject in my 11th and 12th. Still I'm sitting working in programming and doing all the stuff. So you can see how drastically things have changed. First I had biology, I didn't have computer science. Then I chose engineering, and then I gave JEE Mains Advanced. I didn't go through, and I got into Chandigarh University, which I feel proud of. I'm not one of those कि जिसको लगता है CU is not a good place to study और IIT JEE बस engineering college है. मेरे लिए ऐसा नहीं था. Pranshu knows me very well. He can speak more about it, and I can speak more about him. So I wanted to hear from Pranshu. Let's see what Pranshu has to say. तो ये एक बार हम लोगों का पहले भी, एक बार नहीं कई बार डिस्कशन हो चुका है इस बारे में कि स्टार्टिंग कहाँ से करी थी और फिर बीच में कितने सारे हर्डल्स आए. तो जैसा कि अभी सूरज ने बोला कि हाँ उसके पास नहीं थी कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद भी ऐसा नहीं रहा है कि उस, अब जैसे कई बार होता है कि हम लोग मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं, जैसे अभी सूरज की उसके पास नहीं थी कंप्यूटर साइंस और फिर भी वो एक बहुत बढ़िया आईबीएम के अंदर इस समय है. तो आईबीएम इज अ बिग थिंग. लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि मतलब उसने मेहनत नहीं करी होगी, उसको डबल मेहनत लगी होगी, और उसने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम ट्राइंग टू बिकमिंग अ डॉक्टर, नाउ ही इज एन इंजीनियर. तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, बट इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क. अब मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मेरा तो थोड़ा सा स्टोरी अलग है. मेरे पास कंप्यूटर साइंस तो थी, बट नाइन्थ में क्या था, अगर मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, सो यहाँ पे एक स्कूल है, काफी फेमस स्कूल है लखनऊ पब्लिक, सो मैं वहीं से पढ़ा हूँ. अब यहाँ पे ना एक रिकॉर्ड है मेरे नाम पे, लखनऊ पब्लिक के अंदर आज तक कोई भी इंसान 12 बार कंप्यूटर साइंस में फेल नहीं हुआ है, फ्रॉम क्लास 9th टिल
9th के मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में कंप्यूटर साइंस फेल। एक मतलब ये होता था कि एक सब्जेक्ट में अगर तुम फेल हो तो तुम्हें आगे क्लास मिल जाती है। मिल जाते हैं। हाँ, तो प्रमोट हो जाते हो। तो वही वैसा ही मेरा रहता था। कंप्यूटर साइंस तो मैं ऐसे छोड़ता था कि मतलब ये तो करना ही नहीं है, तो हटा ही दो। मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे तो फिर देखा जाएगा, कॉमर्स ले लेंगे। फिर 10th आया। 10th में ये रहता है, बोर्ड्स रहते हैं, तो एक थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, और 10th में मैंने देखा है कि थोड़ा सा मार्किंग भी हल्की रहती है। तो उसमें किस्मत से आगे मेरे 86। और हमारे स्कूल में ये था कि तुम्हें अगर 11th में चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो तुम्हें 85 से ज्यादा लाने पड़ेंगे। अब सारे दोस्तों ने ले ली कंप्यूटर साइंस, अब मैं अकेला क्या करूंगा? फिर बायो में तो जाना नहीं, क्योंकि कोई दोस्त नहीं वहां पे। कॉमर्स में भी कोई दोस्त नहीं है। और हिंदी लेने का इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हिंदी ले ले, क्योंकि उसमें लिखना बहुत पड़ता है। पढ़ते। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, कंप्यूटर देख ही जाएगी आगे चल के। 11th में भी यही रहा, बहुत कुछ खास नहीं था। फेल होते रहे, कभी कभी पास भी हो जाते थे। जैसे लोग कभी कभी फेल होते हैं, मेरा रेगुलर था कि कंप्यूटर साइंस तो मतलब वो फेल ही रहेगा, उस पे देखना ही नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स देख लेंगे। फिर 12th आई। 12th में क्या हुआ कि एक मेरे टीचर थे, उनसे मतलब ये रहता है कि थोड़ा बहुत हम लोग क्लास में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब तुम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? तो मैंने ये बोला कि सर लॉजिक ही नहीं समझ में आता, मैं क्यों एक कंप्यूटर को बताऊं कि ऐसे से कुछ करके दो, और वो क्यों मेरा नाम अपनी स्क्रीन पे लिख के दे। मैंने उसको पैटर्न बताया, मैंने कहा मैं ये पिरामिड अगर बना भी दूं, स्टार वाला पिरामिड, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ठीक है, ये देखने में अच्छा लगेगा, 10 मिनट बाद मैंने इसको हटा ही देना है, तो मैं क्यों देखूं ये? तो उसने फिर मुझे बताया कि मतलब वो टीचर कम, मतलब ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड। सो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो होता है विजुअलाइजेशन। अब तुमको कोई भी चीज, मतलब हर एक चीज में इस समय कंप्यूटर साइंस तो इन्वॉल्व हो ही गया है। तो कुछ भी चाहो तुम, ईमेल करो या फिर क्लाउड, पूरा सब कुछ कंप्यूटर साइंस पे ही बना है। इवन जो तुम्हारा बेसिक लाइफ है ना, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी तुम्हें डालना है, सब कुछ तुम्हारा कंप्यूटराइज्ड है। तो तुम भाग तो सकते नहीं हो उससे, चाहे जो कर लो। इवन इफ यू बिकम अ डॉक्टर, टू एनालाइज द रिपोर्ट यू नीड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर्स। वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हो, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब तुमने ले भी लिया है कंप्यूटर साइंस, तो अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पीछे जाओ, 2 साल वेस्ट करो, फिर से तुम 11th करो, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि टॉपिक चल रहा है एरे, तो कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या, मेरी अप्रोच सबसे ज्यादा ये रही कि मैंने मूवीज देखना स्टार्ट किया। और मूवीज देखोगे ना तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने 2 मूवीज देखी थी। एक था सोशल नेटवर्क, वो तो मार्क जकरबर्ग की जो बायोग्राफी है, वो मैंने देखी। बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, 2 मिनट में भाई पूरे हॉस्टल हैक कर रहा है। बड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ, ये कर सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही रिसर्च किया एरे के। पता है, मेरा एक लाइफ का एक ये बहुत बड़ा मेरी लर्निंग है कि तुम 12-15 बार फेल हो सकते हो, बट तुम अगर एक बार किसी भी चीज में सक्सेस तुम्हें मिलेगी ना, तो आगे जाके तुम्हें उस चीज में हमेशा सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। 1-2 बार फेलियर आएंगे, बट यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दैट फील्ड। एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, 12th में जो सबसे पहले एग्जाम होते तो क्वार्टरली एग्जाम्स होते थे, 3 एग्जाम्स होते थे। क्वार्टरली एग्जाम्स में आई वॉज द ओनली पर्सन हु पास्ड। बाकी पूरी क्लास फेल थी, मैं पास था। तो एक मोटिवेशन आ गया, यार ये तो सही चीज है, चलो और थोड़ी मेहनत करते हैं। फिर एक ये दिमाग में आ गया कि यार अगर इस बार फेल हो गए तो सब कहेंगे पिछली बार ये तुक्के में पास हो गया था। तो फिर थोड़ी और मेहनत डाली। फिर एंड में जाके 12th में बोर्ड्स में आए अप्रोक्सीमेटली 92 94। नॉर्मली रहता है, इफ यू सीन कंप्यूटर साइंस में लोग अच्छा स्कोर करते ही हैं। फिर आईआईटी तो मुझे को पहले से ही पता था कि नहीं मिलने वाला, छोड़ दो, आईआईटी करना ही नहीं है मुझे।
क्योंकि क्यों इंसान टाइम वेस्ट करे। मैंने सोचा चलो छोड़ो, प्राइवेट देखते हैं और देखा जाएगा, जैसे कंप्यूटर देखी गई थी वैसे ये भी देखा जाएगा। देन आई ज्वाइन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये भी क्यों चूज करी, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस है। सीधा गए, बोला कि एडमिशन चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो, अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। देन आई मेट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, उन सूरज भी उनमें से एक था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना, हम सब लोग ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज, मोटिवेशन बहुत है कि हाँ करना है, ये नहीं पता क्या करना है कैसे करना है, बट हाँ ये है कि करना है। अब एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब तुम रहते हो ना, तो वो लोग तुम्हें बताते हैं कि हाँ, वो लोग कुछ चीजें सीखते हैं, तुम कुछ चीजें सीखते हो, और फिर तुम लोग शेयर करते हो आपस में। फिर हम लोगों ने वो करना स्टार्ट किया। पूरे पूरे मतलब शाम को कॉलेज के बाद, डिनर के बाद 2-2 3-3 घंटा हम लोग बैठ के सिर्फ यही डिस्कस करते थे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, कैंपस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर सोचते थे क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी तरह। फिर हम लोगों ने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया कि पहले कैसे ये चीजें रिजॉल्व होती थी, खुद अप्लाई करना स्टार्ट किया। वहां से हम लोगों को आया कि हाँ, कंप्यूटर साइंस को तुम कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। और जब वो चीज आ जाती है, तब ये सब चीजें, कोड वोड तो यार सब ऑनलाइन पड़ा होता है, तुम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट तुम्हें ये आना चाहिए कि तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम्हें अप्रोच पता है तो कर तो तुम लोगे ही। कोडिंग इतनी कोई खास चीज है नहीं, कोडिंग क्या कोई भी चीज इतना कुछ खास नहीं है। अगर बाकी लोग कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। बस ये है कि तुम्हें करना कैसे है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तो तुम सब इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो यही एक मेरा रहता है कि हाँ, कंप्यूटर साइंस अगर तुम उस बैकग्राउंड से नहीं हो या अगर तुम उसमें वीक भी हो, तो ये ऐसी चीज है जो तुम कवर अप कर सकते हो फ्यूचर में। तो अभी जैसे कि हमारे जितने भी फ्रेशर्स हैं, मतलब जितने भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं या मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सब लोग क्या है कि मतलब जैसे अभी आप सबके किसी के पास कुछ नहीं था कि सबने रैंडमली सीएससी चूज कर ली, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर जगह क्या बता रहे हैं कि सीएससी की जॉब्स हैं, है ना। तो ये मैकेनिकल में कोई जॉब्स नहीं है, ईसी में कोई जॉब्स नहीं है, तो सब लोग क्या आ रहे हैं, सीएससी में आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़े बच्चों का डाउट ये आता है कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो इस साल 7,000 बच्चे आए हैं सीएससी में, या सीएससी से बीसीए में, सीएससी में, आईटी में 7,000 बच्चे आए हैं, तो क्या हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी? मतलब उनको सिर्फ दो चीजें पता है कि सीएससी ले लो और प्लेसमेंट ले लो। प्लेसमेंट कैसे लेनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता। तो यही सवाल आपसे होगा कि जब आपने एडमिशन ली थी, आपने आईटी चूज करी शायद, है ना। तो आप दोनों आईटी से हैं, तो तब आपने आईटी सिर्फ इसलिए चूज करी थी कि कोई जॉब, मतलब उसमें आपने भी ऐसे कुछ सुना था कि अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी प्लेसमेंट है, इसलिए आईटी ले ली, या कुछ कुछ पहले से पता लगने लग गया था कि हाँ मतलब ये अच्छा लग रहा है मेरे को इसीलिए इसमें जाना है, या कोई और ब्रांच आपने क्यों नहीं चूज करी? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपने बताया अभी कि अ, हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि सीएससी में जॉब्स है, आईटी में जॉब्स है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। वी वर नॉट इवन श्योर व्हाई आर वी टेकिंग आईटी और व्हाई आर वी टेकिंग सीएससी। इनफैक्ट मैंने कभी यूट्यूब या कहीं भी मैंने सर्च नहीं किया कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, ऑल्दो आई हैड अ बैकग्राउंड सपोर्ट ऑफ माय ब्रदर, जो कि ऑलरेडी एक आईटी बैकग्राउंड में वर्क करते हैं। तो ही सेड कि यू कैन गो टू आईटी। ही स्टिल डिड नॉट से कि तुम आईटी में ही जाओ बिकॉज जॉब्स है। तो रिगार्डिंग द जॉब थिंग, we were not even sure of how the placement thing works when we were in third year of college. So what I would like to say on this is कि कॉलेज में आओ, सीखो कि कॉलेज में क्या क्या होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, what things can we do. Directly don't focus on the placements, because if you start worrying it will end you nowhere. तुम कर सोचते रह जाओगे, प्लान करते रह जाओगे, और लास्ट में फोर्थ ईयर में आके पता चला कि अभी भी मैं वही कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। एंड रही बात 7,000 बच्चों की सीयू में, तो दैट इज नॉट योर कंसर्न। वो कॉलेज का मर्जी है, उसे जितना स्टूडेंट्स लेना होगा वो लेगा। यू हैव टू, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यू हैव टू फाइट द रेस और थ्री इडियट्स का डायलॉग की यू विल 5,000 ब्रोकन अंडा, ऐसे कुछ डायलॉग था, ऐसा कुछ भी नहीं। You just have to work on yourself. Once you work on yourself, gather, जैसे प्रांशु ने अभी एग्जांपल दिया, like minded people. Okay, not everyone is the same. So first try to make friends. Try to try to find out what do you want out of your college life. Is it just a placement?
or is it something else too? And you also plan out like, I have to meet this kind of people, I can take help. तो you don't have to do research work on that. जब तुम अपने ऊपर काम करना start करोगे, then you start attracting, you become like a magnet. People will come to you. You don't even have to look for like-minded people. So it is very simple. Just focus on yourself. Just focus on few of your skills that you are going to use it in your job experience. जो भी है, मतलब basically what I'm trying to say is simple words में focus on projects. That Pranshu knows very well how important is this, because school life में सबने projects किए हैं, correct? ये बनाना वो बनाना, but college projects very different होते हैं. प्रांशु ने example दिया real life problems. जब तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखोगे ना प्रोजेक्ट के वे में, कोड करके अगर सीएससी के हो, कुछ बना के अगर ऑटोमोबाइल के हो, कुछ सैंपल या फिर कुछ डेमो प्रोजेक्ट बना के अगर मैकेनिकल के हो, तो इट इज इन ऑल फील्ड्स. जब तुम खुद से कुछ डेवलप करोगे ना, तो तुम्हें रियल एक्सपीरियंस मिलता है, जो दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू यूज व्हेन यू गेट अ जॉब. ओके, सो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग प्लेसमेंट, हाँ इस कंपनी में ऐसा टेस्ट होता है, मेरे को ऐसे क्लियर करना है, इस कंपनी के लिए अगर आज से मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ तो आई विल क्रैक गूगल का इंटरव्यू, doesn't make a sense. You just focus on yourself, make few good projects, work on your overall development rather than just placement point of view. Stay with like-minded people, third step. Fourth, just focus on yourself, no need to worry about the 7,000 students. You will get a good job at the end of the day. सीयू में तो चलो 7,000 बच्चे हैं, ठीक है. अब मान लो अगर आईबीएम आता है, आईबीएम तो वर्ल्ड वाइड है ना, आईबीएम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीयू से ही बच्चे लेगी. तो कंपटीशन खाली 7,000 से तो है नहीं. तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग में है, तुम्हारा कंपटीशन उन सबसे है. तो अब जब कंपनी आती है ना कैंपस में, तो एक सेट रहता है कि हाँ हमने इतने बच्चे, 20 बच्चे या 50 बच्चे ऐसे लेने हैं. मास रिक्रूटमेंट में थोड़ा वो रहता है कि 300 बच्चे, तो 300 नहीं तो 250, कभी 350 ऐसे हो जाता है. बट अगर मैं बात करूं जैसे माइक्रोसॉफ्ट की, तो जब वो आते हैं ना, तो उनका एक सेट रहता है कि हाँ हमने 10 बच्चे लेने हैं. अब हमारे टाइम पे उन्होंने 10 बच्चे लिए, तो अब हो सकता था वो 11 भी ले लेते, हो सकता था अगर उन्हें ना क्वालिटी दिखती तो वो 8 भी ले लेते. तो ये चलता रहता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता. अगर सिर्फ यही डर है कि वहां पे इतने ज्यादा बच्चे हैं, सो व्हाई नॉट फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट. तुम उनमें सबसे बेस्ट रहोगे तो फिर तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा जरूरी चीज है. और ये तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना है कि इफ वी आर गेटिंग प्लेस्ड इनटू अ मास रिक्रूटमेंट कंपनी, देन वी आर लैकिंग इन समथिंग. यू आर नॉट लैकिंग इन समथिंग. अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है ना, वही बहुत बड़ी बात है. यही बहुत बड़ी अभी कोविड का टाइम हुआ है, अभी तुम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लो. इवन अगर मैं कहता हूँ तुम्हारी 2.5 लाख की भी नौकरी लग रही है ना, यू आर लकी दैट यू हैव अ जॉब. बाद में when it when you stay for 1 year or 2 years, then you will realize that where were you lacking. फिर तुम्हारे पास एक कॉर्पोरेट का भी तुम्हें इन्वायरमेंट पता चल जाता है, तुम्हारे कनेक्शंस बनते हैं, कनेक्शंस के बेसिस पे तुम जॉब स्विच कर सकते हो. तो डोंट वरी अबाउट गेटिंग प्लेस्ड इनटू अ मास रिक्रूटमेंट कंपनी, या फिर ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा लोग हैं हमारा तो प्लेसमेंट होएगा ही नहीं. प्लेसमेंट हो जाएगा इफ यू नो द बेसिक्स. मैं तो ये भी नहीं कहता तुमको बहुत ज्यादा नॉलेज आनी चाहिए, ऐसे बेसिक्स भी आते हैं ना, तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा. और हर जगह बेसिक्स ही होते हैं, अभी तक तुम बेसिक्स पे ही चल रहे हो. जो एडवांस की चीजें होती हैं वो भी डिराइव तो बेसिक से ही होती है ना. एडवांस की चीजें तुम्हें पता चल जाएंगी. बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं. इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिलते हैं. बस ये तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. 1D एरे, 2D एरे, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा. एल्गोरिदम्स भी जो बनती है ना, वो सब ऐसे ही बनती हैं कि बेसिक्स 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया, एक एडवांस एल्गोरिदम बन गई. दैट्स इट.
तो उस पे फोकस करो। तो अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मोस्टली आस्क्ड है, मेरे को भी पूछा जा रहा है, जितने भी सीनियर है सबको एक ही मैसेज भेज रहे हैं जो फ्रेशर्स हैं, कि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, तो हमको ज़ीरो नॉलेज है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो अभी सबका सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि हम क्या स्टार्ट करें? मतलब जैसे भी आपको भी पता ही होगा कि जब आप सीयू में आए हो, आपकी क्लासेस लग रही हैं, तो क्या हो गया, वो हमको क्या पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल से वही सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना? तो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल देते हैं, सी लैंग्वेज। तो अभी सब बच्चों को यही डाउट आ रहा है कि आधे से ज़्यादा तो यही पूछते हैं कि हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं, और ये सी प्रोग्रामिंग है, ये करनी ज़रूरी है क्या? अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है तो हम क्या चीज़ सीखनी शुरू करें? पहले ही फर्स्ट ईयर में क्या हम इंटर्नशिप क्रैक कर ले? आधे से ज़्यादा बच्चों को तो मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि मैंने सी प्लस प्लस खत्म कर ली, तो मेरे को ना ऐसे ऐसे कंपनी, वो होते नहीं फेक कंपनीज जो पैसे लेके इंटर्नशिप्स वगैरह देती है, तो वो सब ऐसे बच्चों को ढूंढ के ऐसे ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सबको यार है कि भैया मैं फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लूँ, मैंने सी प्लस प्लस खत्म कर लिया, मैं इंटर्नशिप कर लूँ यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी आपका क्या होगा कि क्या हमको अभी फर्स्ट ईयर में सीखने पे फोकस करना चाहिए? करना चाहिए तो कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज सीखूं, क्या सीखूं, फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें, मतलब किस चीज़ों पे फोकस करूं, या मैं अभी फर्स्ट ईयर में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूं? तो अब इसमें जो तुमने अभी बताया ना कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लें, ना मैंने और ना सूरज ने, ना मेरे किसी जानने वाले ने, हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में इंटर्नशिप ही नहीं करी, जरूरत ही नहीं पड़ी। इंटर्नशिप चलो तुमने कर भी ली, मैं तो कहता हूँ तुमने इंटर्नशिप कर ली, वहां पे तुमसे डेटा एंट्री करवा दी उन्होंने, ठीक, तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारी खुद की भी अगर कंपनी है, ये भी नहीं कहता कि यार कोई बड़ी कंपनी हो या कोई स्टार्टअप हो, मान लो तुम्हारी खुद की कंपनी है, कोई इंसान तुम्हारे पास आए, क्लेम करे कि मैं मुझे इतना इतना आता है, सब कुछ आता है, बट एक्सपीरियंस ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में हूं मैं, तुम क्या करोगे? वुड यू बिलीव हिम? नो। ऑब्वियसली नॉट। कुछ भी हो जाए, तुम कितने ही बड़े ही कुछ ना हो, तुम पे बिलीव नहीं करेंगे, और 6 महीने में वो तुमसे क्या ही काम करवा लेंगे। ठीक है, 6 महीने बाद तुमने कॉलेज तो जाना ही है, ऐसा भी नहीं है कि तुमने 6 महीने आउट परफॉर्म कर दिया, सेकेंड ईयर में तुम्हारी जॉब पक्की हो गई, नहीं, यहाँ पे तुम्हें अटेंडेंस देनी पड़ेगी, 75% अटेंडेंस होती है, तो वो तुम फुल टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का तो सेंस ही नहीं बनता, सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप का कोई सेंस नहीं बनता। अब फर्स्ट ईयर में मैं तो कहता हूँ इंटर्नशिप अगर तुम्हें करनी ही है, तो इस मोटिव से इंटर्नशिप, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ फुल टाइम इंजीनियर, मतलब तुम्हें उस कंपनी में फुल टाइम जॉब मिल जाए। तो सबसे अच्छा टाइम ये रहता है इंटर्नशिप करने का, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, या फिर सेवन सेमेस्टर के सेवन बाद। सेमेस्टर, जिसमें हाँ, मैंने भी करी वही, थी। हाँ, वही वही बेस्ट रहता है। तुम्हें तभी इंटर्नशिप के बारे में सोचना भी चाहिए, सेकेंड ईयर के एंड में भी मत सोचो, थर्ड ईयर के मिड में भी मत सोचो, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम होता है, सीयू वालों के लिए तो और ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पे टीपीपी क्लासेस चल रही होती हैं, और टीपीपी जिसे पता ही होगा, डीसीपीडी की जो भी हमारे टाइम पे वो टीपीपी होता था, सो डीसीपीडी की क्लासेस चल रही होती हैं, और वो बहुत जरूरी होता है। तो इंटर्नशिप वाला जो चीज है ना, वो दिमाग से अभी के लिए निकाल दो, अगर इफ यू आर इन सेकेंड ईयर। दूसरा जो था कि हम लोग ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े, कि मेरे भी मन में था कि यार मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों पढूं, मेरे सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल एजुकेशन थी, ये क्यों पढूं मैं, नेचुरल डिजास्टर के बारे में जान के मैं क्या करूंगा। फिर वही बात आती है, जब तुम कंप्यूटर साइंस में आते हो ना, यू डील विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब मान लो, अब जैसे मेरे पास एक मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों को सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको, कि कैसे तुमको ये इशू रिजॉल्व करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अब हमारे पास जो कंपनीज आती हैं जो कहती हैं कि हमको ये इशू आ रहा है, तो अब वो कंपनी तो जरूरी नहीं है कि आईटी फील्ड की हो, कभी कभी हॉस्पिटल्स आते हैं, कभी कभी होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, कि हम लोग ये हमारा क्लाउड पे पूरा डेटाबेस है,
और वो डेटाबेस नहीं चल रहा है। अब तुमको पता होना चाहिए उस डेटा की क्रिटिकलिटी क्या है, वो डेटा किस टाइप का है, तभी तुम चीजों को ट्रबल शूट कर सकते हो या रिजॉल्व कर सकते हो, जब तुम्हें पता चले कि हाँ इशू कितना क्रिटिकल है। और उस क्रिटिकलिटी को समझने के लिए तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड की। अब कल को मान लो मेरे पास कोई एक एनवायरमेंटलिस्ट या फिर कोई भी एनजीओ आता है जो कहता है कि हम लोगों के पास इतना इतना डेटा स्टोर था और वो डेटा अब गायब हो गया हमारे डेटाबेस से, तो अब हम क्या करें? तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि मान लो अगर वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या-क्या डेटा हो सकता है। अब डेटा स्टोर करने का काम कंप्यूटर साइंस वाला कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। बट क्या डेटा लाना है वो तो तुमको तभी पता चलेगा ना जब उस पर्टिकुलर फील्ड के बंदों ने कुछ रिसर्च करी होगी। और वो तुमको कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी, और जब तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी तो तुम्हारी एनालिसिस अच्छी होगी। तो सारी फील्ड्स इंटरकनेक्टेड है। तुमने तो फिर भी फिजिक्स बोला, बायोलॉजी बोला। बायोलॉजी अभी थोड़े दिनों पहले ये हो रहा है, कोविड का सभी को पता है कि कोविड का क्या सीन चल रहा है। कोविड के टाइम पे तुम अपना वैक्सीनेशन बुक कराते हो। हाँ जी। अब वैक्सीनेशन तुम बुक कराते हो, अब तुमने जब वैक्सीनेशन बुक कराई होगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन डाली होगी, तुम्हारे घर के पास वाले सेंटर में या फिर कहीं पे तुम्हें लोकेशन के हिसाब से डाली होगी, तो वहां पे भी ज्योग्राफी लगी होगी। उतनी ज्यादा तुम्हें नहीं दिख रही होगी, बट जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं उनको पूरा नॉलेज होगा कि हाँ बंदा कहाँ पे लोकेटेड है, ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ पॉसिबल है उसको वैक्सीन लगवाना। अब उसमें भी अगर तुम देखो तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अब कभी भी अगर मौका मिले तुम्हें तो देखना कि जब एक्सरे तुम कराते हो ना, तो एक्सरे के बाद एक रिपोर्ट मिलती है। पहले क्या होता था, डॉक्टर्स लोग उसको सीधा ही मतलब ऐसे पीछे यूवी लाइट या जो भी लाइट होती थी उसके पीछे रखते थे और उसको देख के बता देते कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे इशू है। अभी क्या हो गया ना, वो एक्सरे प्रिंट आउट जरूरी भी नहीं है, सीधा का सीधा जाता है अंदर ही लोकल एरिया नेटवर्क में ही, जहां तुम एक्सरे करवाते हो हॉस्पिटल में, वहां से सीधा चला जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको कंप्यूटर पे ही एनालाइज कर देता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर बना है, ये भी तो इसी तरीके से बना होगा ना कि कोलैबोरेशन हुआ होगा बायोलॉजी वालों और कंप्यूटर साइंस वालों में। तो सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक हर सब्जेक्ट का तुम्हें पता होना चाहिए जिससे तुम उस चीज को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको अपने कंप्यूटर साइंस के जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है उसमें। सूरज, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा पहले कि भाई 11-12 में पढ़ रहे हो, 10 में भी पढ़ा था, तो 1 साल और पढ़ लो फर्स्ट ईयर में। तो इट डज ना, मतलब 1 साल ऐसे निकलता है पता नहीं चलता है। बेसिकली इट विल गिव यू मोर टाइम टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देर आर ट्रेंड, क्या अब हम तो 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, बाकी 100 को तो कोई जानता भी नहीं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो यू नीड टू फाइंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आपने बोला कि अगर हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो हमें किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए या क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन था, राइट? सो बेसिकली ट्राई एवरीथिंग, ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्राई करो अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो। एंड हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दी सब्जेक्ट्स यू ऑलरेडी नो, तो तुम्हें इन सब्जेक्ट्स पे उतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट फोकस ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पाइसी है, सी पढ़ो, सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा है, जावा पढ़ो, पाइथन है, पाइथन पढ़ो, रूबी है पढ़ो, पर्ल है पढ़ो। ट्राई आउट एवरी लैंग्वेज। एंड जरूर अगर तुम्हें कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, then there will be one programming language at the end of the day that you'll feel very comfortable with. अगर मैं अभी आपको पूछूं क्वेश्चन या प्रांशु को पूछूं, तो भले आप लोगों ने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, बट यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल विथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये किसी भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट से अगर हम पूछे तो उसका जवाब भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर होता है। तो 10 सब्जेक्ट्स हो या 4 सब्जेक्ट्स हो या 5 हो, या बस एक ही प्रोग्राम, आपने बोला कि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी दे देते हैं या सी प्लस प्लस दे देते हैं। सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग, मेन थिंग इज कि वो क्या
कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन से सोल्यूशन के लिए वो कोड लिखा गया है। बिकॉज अगर कोई स्वैप द नंबर्स का कोड है, लेट्स से, ओके, वो कोडिंग सी में भी होती है, राइट, सी प्लस प्लस में भी होती है, जावा में भी होती है, पाइथन में भी होती है। बट किसी एक इंडिविजुअल को पूछे कि रैंडमली अगर इंटरव्यूअर पूछता है, ओके, राइट द कोड टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, अब जो कंफर्टेबिलिटी उसका रहता है वो कोड उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेगा, राइट। मैं होता तो आई राइट इन जावा, और प्रांशु का जहां तक मुझे पता है, ही विल ऑलवेज गो फॉर सी प्लस प्लस, ओके। सो दीज थिंग्स आर ऑलवेज देयर। सो फर्स्ट ईयर है, डोंट फोकस ऑन डायरेक्टली ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स, जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है, एक दिन पहले पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन जो बाकी के दिन बचते हैं हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अगर आप अभी घर पे हो, देन ट्राई एक्सप्लोरिंग थिंग्स, बिकॉज कब कहाँ मन लग जाए ये हमें नहीं पता होता है। कल को हमें सी पता होगा तो सी अच्छा लग रहा होगा, या फिर सी खराब लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। बट अगर हम अगले दिन सी प्लस प्लस कर रहे हैं या जावा कर रहे हैं, तो क्या पता उस फील्ड में हम जावा में इंटरेस्ट आ गया, एंड यू गेट कंफर्टेबल इन जावा एंड यू स्टार्ट कोडिंग इन जावा। तो मेरे साथ तो ऐसे ही था, फर्स्ट मेरे को सी डिफिकल्ट लगा, सी प्लस प्लस मैंने किया, थोड़ा बेटर लगा। बट जब जावा की बात आई, देन आई स्टार्टेड माई हैंड्स ऑन जावा, मेरे को जावा अच्छा लगने लगा। कोई भी क्वेश्चंस आते थे, आई फटाक से जावा में सॉल्व कर लेता था। सी में मैं 1 घंटे में भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जावा में मैं 10 मिनट में कर लेता था। तो ये डिफरेंसेस तब देखने को मिलते हैं जब हम एक्सप्लोर करते हैं। सो लैंग्वेज कांस्टेंट मत रखो अपने आप को कि मुझे ये अच्छा लगता है उसमें रहूंगा, ट्राई एवरीथिंग आउट। एंड फर्स्ट ईयर में रहते हो तो देयर आर, फर्स्ट ईयर इज द टाइम वेर यू गेट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सेकेंड ईयर से तो देयर आर ऑल कोर सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, सब कुछ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फोकस करना पड़ता है। बट फर्स्ट ईयर में वी कैन ट्राई सो मेनी थिंग्स। प्रांशु और मैंने खुद ने बहुत चीजें, हम दो सेकेंड ईयर में मिले, but we have tried so many things that I don't think anyone in our class has ever tried. So that's all about that question. I was very specific to that question that was asked. Thank you. तो अब जो अगला क्वेश्चन है, जो मैंने मतलब मेरी तरफ से ऐसा था कि मैंने अपने पूरे इसमें कंप्यूटर साइंस में मैंने कभी कोई मतलब इंटर्नशिप वगैरह इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया था। मैंने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस किया था कि एक तो मुझे अपनी सीजीपीए अच्छी रखनी है ताकि मैं प्लेसमेंट में बैठ पाऊँ, और दूसरा प्रोजेक्ट्स की। तो आपको क्या लगता है कि ये गो सही है कि हमको सर्टिफिकेशंस पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या ऐसा हो कि सिर्फ अपनी स्किल्स अच्छी कर ले, सर्टिफिकेशन ना हो तो भी हमारा काम चल जाएगा? जैसे अभी मूक्स का यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया इस साल से कि हमको मूक्स करने हैं, मतलब कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करनी है हर सेमेस्टर में, कंपलसरी है। तो अब आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि मूक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए थ्योरी सीखने पे, या मूक्स पे थोड़ा कम ध्यान देके उनको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जिससे कि उनको फायदा मिले, और फर्स्ट सेमेस्टर में उनको प्रोजेक्ट बनाने शुरू करने चाहिए, या उनको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए? तो ध्यान तो होना चाहिए नॉलेज पे, वो चीजें आनी चाहिए। अब कोई भी सर्टिफिकेशन हो, उसके एंड में एक क्वेश्चनेयर होता है, तुम्हें वो देना पड़ता है वो सर्टिफिकेशन क्लियर करने के लिए। अब तुम सर्टिफिकेशन करो या ना करो, वो पेपर तुम्हें देना ही देना है। सर्टिफिकेशन करोगे तो तुम्हें, सर्टिफिकेशन से एक प्रॉफिट क्या होता है जो मुझे लगता है, कि तुम्हें एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ें, जिससे तुम्हें उस पर्टिकुलर फील्ड की या उस पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छी तरीके से बट तुम यूडेमी पे या फिर गीक्स फॉर गीक्स पे या फिर कहीं पे भी जहां पे भी तुम्हारा मन करता है, वहां पे अगर तुम सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वीडियो चला दिया, वीडियो खत्म हो गया, प्रोग्रेस बढ़ती गई, एंड में पेपर आया और तुम पेपर में ही नहीं परफॉर्म कर पाए, तो तुम्हारा वो सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं होगा, वो क्लियर नहीं माना जाएगा। एट द सेम टाइम तुमने देखा कि हाँ सर्टिफिकेशन में ये टॉपिक है, वीडियो देखी नहीं समझ में आया, 4 और जगह रिसर्च किया, वहां पे देखा कि हाँ ये टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एंड में जाके तुमने वो एग्जाम दिया, वो क्लियर कर लिया। तो एंड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम्हें उस टॉपिक की कितनी अच्छी से नॉलेज है, दैट्स इट। तुम सर्टिफिकेशन ये तुम चाहे मूक्स करो चाहे जो करो, तुम्हें नॉलेज आनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज की।
तभी वो तुम्हें प्रॉफिटेबल रहेगा। अब इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, देखो उनको भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे। हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि तुम्हें हाँ ये चीजें करनी है। अब मान लो तुम्हारा एक ऐसा अप्रोच रहता है कि तुम ऑनलाइन जाके रिसर्च कर लेते हो, बट हर इंसान का वो नहीं रहता है। कुछ लोग रिसोर्स ढूंढ लेते हैं जल्दी, कुछ लोग रिसोर्स नहीं ढूंढ पाते। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं जो 50-60 सर्टिफिकेशन खरीद लेते हैं और फिर पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनको एक बेंचमार्क सेट करना पड़ता है और एवरीवन हैज टू फॉलो दैट। और वो हर जगह होता है, खाली सीयू में ही नहीं है, हर जगह, हर कॉलेज में। इवन तुम्हारे जिस प्राइमरी स्कूल में जब तुम पढ़ते थे तो तब भी तुम्हें वो एक बेंचमार्क तुम्हें क्लियर करना ही होता था। अगर उन्होंने मूक्स का रखा है, कंपलसरी किया है, तो वो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे रखा है, सारे बच्चों को ध्यान रखते हुए रखा है। और यूजुअली जब चीजें सबको ध्यान में रख के डिसाइड की जाती है ना, तो वो स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, अननेसेसरी ही लगती है, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। सो जस्ट फॉलो व्हाट योर यूनिवर्सिटी इज आस्किंग यू टू डू। बाकी अपने एंड पे तुम्हें जो पढ़ना है, जो करना है, वो करते रहो। वो तुम्हारी चीजें ऐड ऑन ही होंगी। तो मेरे हिसाब से तो सर्टिफिकेशन वगैरह करते रहो, बाकी नॉलेज मैटर करती है। तो मतलब बेसिकली हमको इस चीज पे फोकस करना चाहिए ना कि मतलब हम सीखें। ऐसा ना हो कि हम हाँ सर्टिफिकेट बस ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियोस पास कर रहे हैं, नेट से देख के हमने सर्टिफिकेशंस इकट्ठी कर ली, लेकिन उनमें से हमको आता कुछ नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं पता, बस सर्टिफिकेट नाम के इकट्ठे कर लिए, रिज्यूम में लिख दिए, ताकि बस रिज्यूम में लिखने के लिए इकट्ठे हो गए। हाँ, मतलब नॉलेज आनी चाहिए। तो जब आपने शुरू किया था तो आपने सर्टिफिकेशंस कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस की थी जब आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में? आई डोंट थिंक सो कि मेरे को थी। ये जहाँ तक पता है प्रांशु ने किया था 4th ईयर के 7th सेमेस्टर में, वो हाँ सिक्योरिटी वाला। दैट वाज व्हेन ही फाउंड आउट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 years कि माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। तो मैं अभी वही बोलने वाला था। मैंने बहुत लोगों के वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स देखे हैं जिसमें 100 150 सर्टिफिकेशंस भरे होते हैं, बट एंड ऑफ द डे उनको क्या उतना नॉलेज भी है? आई मीन अगर क्लाउड कर दिया, क्लाउड का अच्छा दिख गया, सर्टिफिकेशन कर लिया, पाइथन का दिख गया, डेटा साइंस का दिख गया, मशीन लर्निंग का दिख गया, सब कर लिया, दैट इज फाइन। सीख लिया ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर सीखा है तो। दैट हैपन्स इन रेयर केसेस। लोग क्या करते हैं ना, वीडियो को 2x पे चला के देखते हैं, सर्टिफिकेशन का वीडियो मेरे को पता है अच्छे से, 2.5x पे चला के देखते हैं, बोलते हैं ये तो बेसिक्स है, ये तो किसी को भी पता है। वो फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे, एग्जाम आएगा, समझ नहीं आएगा, गूगल करेंगे, कुछ सही, क्योंकि भाई पैसा लगाया ना, सर्टिफिकेशन फ्री के तो नहीं आते, खरीदते हैं। एंड दे जस्ट गिव इट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट, दैट इज ऑफ नो यूज, राइट? यू डू 10 थिंग्स, 20 थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे कितना याद है, कितने चीजों पे प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन है, दैट मैटर्स, राइट? So if that is not there, then there's no use in gathering 20 certificates. That's just your waste of money. Even without certifications, you can learn things on your own. You don't even need certifications. If as far as I know, क्योंकि मैंने किया है, मैंने देखा है, सर्टिफिकेशन कंटेंट देखा है एंड फ्री कंटेंट देखा है। समटाइम्स द फ्री कंटेंट इज मोर बेटर देन द फ्री सर्टिफिकेशन।